नमस्कार, आप सबका वेलकम है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 है, उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। यानी पहले प्रश्न के अंदर आपको तापमान है वो केल्विन में दिया गया है, उसको सेल्सियस में बदलना है। जैसे ए है 293 केल्विन, तो इसके अंदर से 273 कम कर देंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। और बी दे रखा है 470 केल्विन, इसमें से 273 कम कर देंगे तो 197 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, तो इसके अंदर 273 जोड़ देंगे तो सेंटीग्रेड बदल जाएगा केल्विन में। जैसे 25 डिग्री में 273 जोड़ा तो 25 डिग्री में 298 केल्विन होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए 373 सेंटीग्रेड के अंदर 273 जोड़ा तो ये हो जाएगा 646 केल्विन। अगले प्रश्न में निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन हेतु कारण बता रहा है। तो पहला है, नेपथलीन को रखा रहने पर कुछ समय के बाद ये ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो इसका कारण देखते हैं। तो नेपथलीन क्या है, एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो सीधा ठोस है, द्रव में आए बिना सीधा गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन करने वाला पदार्थ है। अतः कुछ समय बाद ये ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। दूसरा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, यानी इत्र की स्मेल है वो दूर से क्यों आ जाती है। तो इसका आंसर देखते हैं। इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदलता है और वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित होता है। यानी कि वाष्प अवस्था में बदलकर विसरण तेजी से होता है, इसलिए हमें क्या है, इत्र की गंध दूर से आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। एच जल, बी चीनी और सी ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आकर्षण बल जल में ज़्यादा, फिर चीनी में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो होता है ऑक्सीजन गैस है बीचों का, तो उनके कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम, द्रव में थोड़ा सा ज़्यादा और चीनी ठोस है तो सर्वाधिक आकर्षण बल होता है, इसलिए ये क्रम रहेगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इन तापमान पर जल की भौतिक अवस्था बतानी है। 25 डिग्री, 0 डिग्री और 100 डिग्री। तो 25 डिग्री यानी कि कम रूम टेम्परेचर पर जल रूप में होता है, ठीक है, द्रव अवस्था में होता है। किसकी बतानी, जल की बतानी ना, द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। और 0 डिग्री पर जल ठोस अवस्था तथा द्रव्य अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री पर जमता है और 0 डिग्री पर पिघलना शुरू करता है, इसलिए ठोस और द्रव दोनों अवस्था में हो सकता है। 100 डिग्री पर क्या होता है, द्रव्य अवस्था उबलना और गैसीय अवस्था वाष्पन दोनों संभव है, क्योंकि 100 डिग्री जल का क्वथनांक भी और जल वाष्प में भी परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसका उत्तर देखते हैं। तो जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक तो होता है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास, और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार, इसलिए जल को जिस बर्तन में, कहने का मतलब है कमरे का ताप का अर्थ हुआ 25 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है। इस ताप, ये तो न तो 0 डिग्री के पास है न 100 डिग्री के पास है, इसलिए इसका कारण यह है कि इस ताप पर यह द्रव होता है। अगला, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्योंकि जो लोहे की अलमारी है उसमें लोहा है, उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, 2-3 हज़ार केल्विन होता है, हज़ारों से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या है कि कमरे के ताप पर पिघलती नहीं है, इसलिए वो दृढ़ होती है। अगला प्रश्न है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की ऊष्मा इतनी होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए इतनी ऊष्मा चाहिए। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता। कहने का मतलब है कि इस ताप पर क्या होता है, 0 डिग्री पर गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित होती है ठोस में तो, और द्रव में संचित नहीं होती, इसलिए गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित होती है, इसलिए क्या है कि बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है। 8वां प्रश्न है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है। यानी कि हम भाप के हाथ लगाए या उबलता हुआ जल लगाए पर हाथ लगाए तो सबसे ज़्यादा किससे हाथ हमारा जलेगा। तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है, क्योंकि 373 केल्विन 100 डिग्री तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी के तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा, यानी कि उस टाइम में जो भाप है उसमें अधिक ऊर्जा होती है 100 डिग्री पर, न इसकी बजाय कि 100 डिग्री पर जल में, क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित रहती है एक्स्ट्रा ऊर्जा, इसलिए भाप है उससे हाथ ज़्यादा जलेगा इसकी बजाय कि 100 डिग्री
उबले हुए जल से। ठीक है, इसके बाद आपका 9वें प्रश्न में एक डायग्राम दिया गया है। तो ABCDEF पहचानना है। तो ठोस है, ठोस को द्रव में बदलना ए है। तो ए क्या है, तो है ना, जब भी बर्फ पिघल कर पानी बनेगी तो उसको सैगलन कह देंगे। बी दे रखा है द्रव से, ये रहा बी यहाँ पर। ठीक है, द्रव से गैस बन रही है, वाष्पीकरण हो रहा है। सी दे रखा है गैस से द्रव बन रहा है, तो इसको कह देंगे संघनन कह देंगे। डी में क्या हो रहा है, द्रव से ठोस बन रहा है, तो इसको जमना कह देंगे। ठीक है, और ई में क्या हो रहा है, ई के अंदर क्या हो रहा है कि ई कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर, है ना, ठोस से सीधा गैस बन रहा है, तो ये ऊर्ध्वपातन हो रहा है। और एफ में क्या हो रहा है, गैस से सीधा ठोस बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए तो हो जाएगा सैगलन, बी वाष्पीकरण, सी संघनन, डी जमना, ई ऊर्ध्वपतन और ई निक्षेपण, ई ऊर्ध्वपतन सॉरी और एफ निक्षेपण। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।